क्लास 12 अकाउंटेंसी की यूनिट 2 पार्टनरशिप फंडामेंटल्स पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप एंड राइट्स ऑफ अ पार्टनर। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों जैसा कि हमने क्लास 11th में जो अकाउंटिंग करी थी ना बच्चों, वो एक सोल प्रोपराइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से करी थी, जिसमें एक अकेला पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता था, सारा रिस्क भी वही लेता था, सारा कैपिटल भी वही लगाता था। मगर अगर ये सोल प्रोपराइटर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहे, अपने बिजनेस को और बड़ा करना चाहे, तो इसे काफी दिक्कत आती थी, क्योंकि एक अकेले पर्सन के पास इतना पैसा नहीं होता कि बहुत बिजनेस को बहुत बड़ा कर ले। तो इसलिए एक नई टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी गई, जिसका नाम है पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। चलिए अब पार्टनरशिप का मीनिंग समझते हैं, पार्टनरशिप का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। तो बच्चों इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप का मीनिंग डिफाइन करा गया है, उसे समझते हैं हम। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all। इसका मतलब क्या है, पार्टनरशिप एक बच्चों एक रिश्ता है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, पार्टनरशिप एक रिश्ता है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जो कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। चाहे तो उनमें से सब काम कर सकते हैं, चाहे उनमें से कोई एक काम कर सकता है सबके ब्याह पे। बच्चों आपको ज्यादा लोड नहीं लेना अपने दिमाग में, सिंपली ये वाली लैंग्वेज जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ वही डेफिनेशन आप याद कर लो, मेरे साथ साथ बोल के आपको याद हो जाएगी। पार्टनरशिप एक रिश्ता है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। चाहे तो उनमें से सब लोग मिलके काम कर सकते हैं, चाहे तो उनमें से एक सबके ब्याह पे काम कर सकता है। ये सिंपल मीनिंग हुआ पार्टनरशिप का। तो बच्चों हम जो इस वीडियो में जो पढ़ रहे हैं ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली तो ये समझो आपके एक दो नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्के हो गए, क्योंकि इससे रिलेटेड पूछा ही जाता है, हमेशा पूछा जाता है एमसीक्यू में। तो बच्चों ध्यान से इस वीडियो को देखो। अब फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं बच्चों हम। पहला क्या है, टू और मोर पर्सन। बच्चों पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पर्सन होने ही चाहिए, ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पर्सन होंगे ही होंगे, एक अकेला पर्सन पार्टनरशिप नहीं कर सकता, ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पर्सन होने ही चाहिए। और मैक्सिमम बच्चों कितने होते हैं पार्टनरशिप में, मैक्सिमम 50 पर्सन हो सकते हैं, है ना। मिनिमम टू मैक्सिमम 50 पर्सन हो सकते हैं। तो बच्चों ये एमसीक्यू में पूछा जाता है आपसे कि है ना मैक्सिमम कितने पर्सन हो सकते हैं पार्टनरशिप में, तो हम कहेंगे कि 50 हो सकते हैं। सेकंड है बच्चों एग्रीमेंट, उसे समझने की चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। तो ये तीन पार्टनर थे, एक तरह से ही समझते हैं, तीन पार्टनर थे। इन्होंने सोचा यार लॉकडाउन है, अब है ना लॉकडाउन के बाद सैनिटाइजर का बिजनेस काफी अच्छा चलेगा, क्योंकि लोग अपने हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। तो तीनों ने मिलकर डिसाइड करा, ऐसे ही वो बाहर खड़े थे, उन्होंने डिसाइड करा चलो यार सैनिटाइजर का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, इसमें काफी फायदा है, क्योंकि आगे आके लोग इसे बहुत लेने वाले हैं। तो इन्होंने डिसाइड करा चलो ठीक है, हमें ना तीनों मिलके 2-2 लाख रुपए लगाएंगे और इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्या लगता है आपको, ये इनके बीच में पार्टनरशिप हो गई? हाँ बच्चों, इस इन तीनों के बीच में पार्टनरशिप हो गई। लॉ ये डिफाइन नहीं करता, लॉ इस बात पर जोर नहीं देता कि आपका पार्टनरशिप का जो भी एग्रीमेंट होगा, जो भी आपने डिसाइड करा है, वो रिटन में ही हो। अगर पार्टनर ने ओरली भी कह दिया ना कि हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उन्होंने ओरली भी डिसाइड कर लिया, तब भी हम मान लेंगे कि उनका पार्टनरशिप हो गई है ना। तो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है बच्चों, और रिटेन भी हो सकता है। रिटेन के अपने बहुत सारे फायदे हैं, वो अच्छी बात है, अगर रिटेन में होगा तो एक सबूत की तरह काम करेगा। मगर ये लॉ बाइंड नहीं करता हमको कि ना आपका एग्रीमेंट रिटेन में ही होना चाहिए, वो ओरली भी हो सकता है और रिटेन में भी हो सकता है। ये वाली चीज बच्चों आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा क्या है बच्चों, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। जो हम बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं वो एक बिजनेस होना चाहिए और वो लीगल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई हम कोई इलीगल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे हम पार्टनरशिप कहने लग जाएं,
वो इलीगल बिजनेस को हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, है ना। इन दोनों ने मिलकर डिसाइड करा कि एक ड्रग्स का बिजनेस कर लेते हैं, वो पार्टनरशिप नहीं है बच्चों, क्योंकि वो लीगल नहीं है। तो पहले तो बच्चों लीगल होना चाहिए बिजनेस जो भी होगा। उसके बाद क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, मतलब वो बिजनेस भी होना चाहिए। एग्जाम्पल, इन तीनों ने मिलके एक है ना एक बड़ा सा प्लॉट खरीदा, जो कि मान लो 10 लाख रुपए का था, है ना, 10 लाख रुपए का था। एक साल बाद इसे उन्होंने सेल कर दिया, मान लेते हैं 50 लाख रुपए का। तो इन्हें जो प्रॉफिट हुआ 40 लाख का, वो इन तीनों ने मिलके बांट लिया। अरे भाई, आप कहोगे भैया इनके बीच में एग्रीमेंट भी था, दो या दो से ज्यादा लोग भी थे, और इन्होंने प्रॉफिट भी बांट लिया, तो क्या ये पार्टनरशिप होगी? बच्चों ये पार्टनरशिप नहीं होगी। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है, पार्टनरशिप नहीं होगी, क्योंकि ये एक बिजनेस नहीं है, वो बस एक वन टाइम ट्रांजैक्शन था उनका। उन्होंने जमीन खरीदी और एक साल बाद उन्होंने बेच दी। उनका ये रोज का काम थोड़ी था, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में उनका ये काम नहीं था, बस उन्होंने एक बार जमीन खरीदी और उसे बेच दी। तो इसे हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे बच्चों। आपको आया समझ में? बिजनेस होना चाहिए वो, और वो क्या होना चाहिए, लीगल भी होना चाहिए वो। चौथा क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। बच्चों जो भी पार्टनरशिप में जो भी प्रॉफिट होगा वो तीनों पार्टनर्स के बीच में बटेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तीनों पार्टनर को प्रॉफिट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं इन दोनों ने मिलकर डिसाइड कर हम नहीं देंगे इसे प्रॉफिट, ऐसा नहीं हो सकता। तीनों को प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अगर बिजनेस में कितना भी प्रॉफिट होता, मान लो 10,000 रुपए का भी प्रॉफिट होगा, तो तीनों को वो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, वो बात अलग है, वो ये डिसाइड करें किसको कितना मिलेगा। मान लो 5,000 इसे मिल जाएगा, 2,500 इसे मिल जाएगा, ये हो सकता है, मगर प्रॉफिट मिलेगा तीनों को। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, और एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर लॉस होता है, अगर बिजनेस को लॉस होता है, तो ये तीनों पार्टनर डिसाइड कर सकते हैं कि लॉस को कौन उठाएगा, लॉस को कौन बियर करेगा। ये तीनों पार्टनर मिलकर डिसाइड कर सकते हैं। अगर लॉस होता है तो खाली हम दोनों मिलकर लॉस उठा लेंगे। अगर 10,000 का लॉस हुआ, 5,000 हम लॉस को उठा लेंगे, भाई तू मत लेना लॉस को। ये हो सकता है, लॉस ये दोनों पार्टनर बियर कर सकते हैं, मगर प्रॉफिट होगा तो तीनों में ही बटेगा। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। इसका मतलब यही है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब। और एक और बात बच्चों, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। चलिए छोड़िए, बाद में देखेंगे वो एग्जांपल, अभी इतना जरूरी नहीं है ना। चौथा लास्ट पॉइंट क्या है, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। बच्चों क्या बता रहा हूं मैं, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। पार्टनर्स क्या होते हैं, एक तरह से प्रिंसिपल की तरह भी काम करते हैं। प्रिंसिपल मतलब आप समझ लीजिए मालिक की तरह भी काम करते हैं, और एजेंट मतलब नौकर की तरह भी काम करते हैं। बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी होगी उसमें सारे पार्टनर क्या होंगे, ओनर होंगे। अगर बिजनेस की बिल्डिंग वगैरह जो भी चीजें होंगी, उस सब पार्टनर उसके मालिक होंगे, तो इसलिए वो क्या है, प्रिंसिपल भी होते हैं। और नौकर कैसे बच्चों, यदि 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर कहीं उसे किसी काम से जाना पड़ा, तो वो उससे कह सकता है कि तुम मेरे बिहाफ पे काम कर लेना, मेरा काम तुम दोनों संभाल लेना। तो एक तरह से नौकर की तरह भी काम करते हैं, मतलब एजेंट की तरह भी काम करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, पार्टनरशिप में पार्टनर का रिलेशन प्रिंसिपल और एजेंट दोनों की तरह होता है। अब आपको एक और बात बताऊं बच्चों, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। दोनों तीनों पार्टनर्स हैं, इन्होंने मिलकर डिसाइड करा कि हम एक एनजीओ खोलेंगे। दो या दो से ज्यादा लोग भी थे, एग्रीमेंट भी हो गया। मगर ये बिजनेस नहीं है बच्चों, क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं बिजनेस खोला। हमने कोई एनजीओ खोलेंगे, उससे कोई पैसा थोड़ी कमाएंगे, लोगों की भलाई करेंगे, तो उसलिए ये पार्टनरशिप नहीं कहलाई जाएगी। अगर हम कोई एनजीओ खोलेंगे तो उसे हम पार्टनरशिप यही कहेंगे बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं आगे, जिसका नाम है राइट्स ऑफ अ पार्टनर। बच्चों मैं आपको पहले बता दूं, मैं ये पहली बार अपनी वीडियोस बना रहा हूँ मैं ऑनलाइन, तो मुझे लगता है कि मैं है ना जितना मैं समझा सकता हूँ उसका शायद मैं 50% भी नहीं समझा पा रहा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। राइट टू शेयर प्रॉफिट इन एग्रीड रेशियो। बच्चों इसका मतलब है, अगर कोई पार्टनर्स ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि हम इस रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे, जो भी उन्होंने रेशियो बांट रखा है कि हम इक्वली लेंगे प्रॉफिट, या फिर जितना प्रॉफिट होता है मैं आधा ले लूंगा, बाकी बचे हम थोड़ा थोड़ा जो मिलेगा वो बांट लेंगे। चलो समझते हैं क्या है। ये 3 पार्टनर थे, वही हमारे पुराने 3 पार्टनर। इन्होंने मिलकर डिसाइड करा कि अगर प्रॉफिट होगा तो 5,000 ये ले लेगा, 2,500 ये ले लेगा, या तीनों इक्वली ले लेंगे। जो भी ये डिसाइड करेंगे उसी रेशियो में प्रॉफिट शेयर होगा। ये नहीं कि एक साल बाद कभी इनका मन कर रहा है कि नहीं नहीं हम नहीं देंगे तुम्हें प्रॉफिट, हम या कम देंगे, मैं ज्यादा लूंगा, मैं ज्यादा काम करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चों। तीनों को हमेशा जो डिसाइड करा है उसी शेयर में प्रॉफिट मिलेगा।
राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर बिजनेस सारे सारे पार्टनर का ये अधिकार है। राइट्स मतलब होता है बच्चों अधिकार, उनका अधिकार है, उनका हक है ये कि सारे पार्टनर का हक है कि वो है ना बिजनेस, जो भी बिजनेस में जो भी पार्ट ले सकते हैं वो, है ना। ये नहीं कि इन दोनों ने डिसाइड करा कि हम दोनों बिजनेस करेंगे, ये तो बेवकूफ, ऐसे नहीं आने देंगे बिजनेस में, ये काम खराब कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों पार्टनर का ये अधिकार है, वो बिजनेस में काम कर सकते हैं। चौथा है बच्चों, तीसरा मतलब राइट टू बी कंसल्टेड। कंसल्टेड का मतलब होता है पूछना, सलाह मशवरा लेना। तो अगर बिजनेस का पार्टनर को कोई भी डिसीजन लेना है, मान लो सपोज कोई मशीनरी खरीदनी है, तो तीनों पार्टनर मिलजुल के डिसाइड करेंगे कि है ना जो भी बिजनेस में काम होगा। ये नहीं कि एक पार्टनर का मन करा कि मैं बिजनेस ले आ रहा हूँ, वो एक मशीन ले आ रहा हूँ बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं हो सकता। तीनों पार्टनर मिलकर डिसाइड करेंगे कोई भी चीज बिजनेस में आनी है तो आनी है या नहीं आनी। चौथा है बच्चों राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। इंस्पेक्ट का मतलब होता है जांच करना। पार्टनर्स पे ये सारे पार्टनर का ये अधिकार है कि मन चाहे जब बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट को जाके चेक कर सकता है, भाई तुम कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रहे, जो भी तुम खाते बना रहे हो वो सही बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, और उसकी कॉपी भी ले सकता है। मेरे वर्ड्स पर बच्चों ध्यान देना, एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं इसके अंदर। कुछ चीज नहीं समझ में आ रही हो तो आप पीछे करके दोबारा देख लेना। चौथा है बच्चों राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म का मतलब है बच्चों पार्टनर मन चाहे जब बिजनेस से रिटायर कर सकता है, मतलब बिजनेस को छोड़ के वो जा सकता है। ये नहीं कि जबरदस्ती, नहीं नहीं तू नहीं जाएगा, तूने तो पहले गई थी, हमारे संग पार्टनरशिप में रहेगा, नहीं। जब पार्टनर का मन करेगा जब वो पार्टनरशिप को छोड़ के जा सकता है। मगर हाँ, पार्टनर को एक है ना थोड़े टाइम पहले एक नोटिस देना पड़ेगा इन दोनों पार्टनर को, बाकी बचे हुए पार्टनर को, मैं हाँ कि मैं बिजनेस छोड़ के जाने वाला हूँ। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। पार्टनर मन चाहे जब बिजनेस को छोड़ के जा सकता है, बस उसे पहले थोड़े टाइम पहले उसे एक नोटिस देना पड़ेगा कि हाँ मैं रिटायर होने वाला हूँ फर्म में से। लास्ट पॉइंट है बच्चों राइट टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसका मतलब है हर बिजनेस में हर पार्टनर को यह अधिकार है कि वो नए पार्टनर को बिजनेस में आने से वो रोक सकता है। चलिए बच्चों इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया था आपसे एक नंबर में। काफी इंटरेस्टिंग है भी है ये समझ लीजिए बिजनेस है हमारा, ये पार्टनरशिप फर्म है, इसके अंदर 40 पार्टनर्स थे। तो इसमें से एक और पर्सन पार्टनरशिप में आना चाह रहा था, तो उसमें से 39 लोगों ने हाँ कर दी कि वो पार्टनरशिप में आ सकता है। मगर एक पार्टनर कह रहा है कि भाई तू नहीं आ सकता। तो आपको क्या लगता है, ये पार्टनर आ जाएगा फर्म में? बच्चों ये पार्टनर नहीं आएगा, क्योंकि अगर उसे पार्टनरशिप में आना है तो 40 के 40 पर्सन को हाँ करनी पड़ेगी। अगर एक भी पर्सन मना करता है कि भाई तू नहीं आ सकता पार्टनरशिप में, तो वो नहीं आ सकता। आए बात समझ में बच्चों? अब देखो ये हमारे तीनों टॉपिक इस वीडियो के कंप्लीट हो गए हैं। अब दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं हम, सेपरेट बिजनेस एंटिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी। बच्चों अगर हम बिजनेस, अब आगे हम जो भी अकाउंटिंग करेंगे ना बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है, हम जो भी अकाउंटिंग करेंगे ये मान के चलेंगे कि बिजनेस अलग है और पार्टनर्स बिल्कुल अलग है। हम खाते बनाने के टाइम पे, अकाउंटिंग करने के टाइम पे ये मान के चलेंगे कि बिजनेस बिल्कुल अलग है और पार्टनर बिल्कुल अलग है। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। सेपरेट बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या है, बिजनेस अलग है, पार्टनर अलग है। हमें बिजनेस का फायदा नुकसान देखना, हमें कोई मतलब नहीं है पार्टनर से पार्टनर को फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, हमें क्या देखना है, बिजनेस का फायदा और नुकसान देखना है। इसलिए पार्टनरशिप क्या होती है, एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी होती है। सेपरेट बिजनेस एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस अलग है, पार्टनर्स अलग है। आया बात समझ में बच्चों आपको? और हमेशा ये यही अकाउंटिंग यही मान के करनी है कि बिजनेस का फायदा में नुकसान देखना है, ना कि पार्टनर्स का। सेकंड बच्चों सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का बच्चों मतलब है लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर और फर्म एक ही हैं। आई बात समझ में? सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता, पहली बात तो ये समझो। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि पार्टनर, इसका मतलब सीधे सीधे ये है, आप ज्यादा लोड मत लो, कि
फर्म और पार्टनर लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ की नजरों में ये एक ही हैं। आपको ध्यान में रखना, लॉ की नजरों में ये एक ही हैं। अगर कोई केस कर देता है तो वो फर्म पे केस नहीं करता, वो पार्टनर पे केस करता है। पार्टनर को जो भी उसका लॉस होगा वो बियर करना पड़ेगा, ना कि फर्म बियर करेगी। खाता बनाने के टाइम पे हम मान के चलेंगे पार्टनर अलग है, बिजनेस अलग है, मगर लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से मान के चलेंगे ये दोनों एक ही हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है बच्चों, ये वाली चीज आपको मान के चलनी है ना। लॉ की नजरों में पार्टनर और बिजनेस दोनों एक ही हैं, ये वाली बात आपको मान के चलनी है। यदि मैं आपको बताऊं, यदि बिजनेस को मान लो इन्होंने ये कोई प्रोडक्ट बनाते थे, सैनिटाइजर ही बनाते थे, जो हम एग्जांपल लिया वही ले लेते हैं ना। अगर सैनिटाइजर में कोई डिफेक्ट आ गया, किसी पर्सन को हाथ में मान लो दाने हो गए, रैशेज हो गए, उसने केस कर दिया भाई तुम्हारा जो भी सैनिटाइजर है वो स्किन फ्रेंडली नहीं है ना। तो इनको है कोर्ट ने आदेश दिया कि तुम्हें है ना 50 लाख रुपए उस पर्सन को एज अ कंपनसेशन देने पड़ेंगे, 50 लाख रुपए। आई बात समझ में? तो ये पार्टनर देंगे ना कि फर्म देगी। आई बात समझ में बच्चों? और एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर पार्टनर्स के बिजनेस, इन्होंने तीनों ने बिजनेस तो बच्चों पिछले एग्जांपल के हिसाब से 2-2 लाख रुपए के से स्टार्ट करा था, 6 लाख रुपए लगाए थे, मगर केस हो गया तो वही 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो बच्चों के ये 50 लाख रुपए देंगे। हाँ बच्चों, इन्हें 50 लाख रुपए ये देने ही देने पड़ेंगे अगर कोई इन्हें लीगल कोई लॉस हो जाता है तो। क्योंकि पार्टनरशिप की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। हम्म पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी होती है बच्चों को क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है, अगर बिजनेस का कोई भी नुकसान हो जाता है तो पार्टनर को अपने पर्सनल असेट को बेच के भी उस लॉस को पूरा करना पड़ेगा। आई बात समझ में बच्चों? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब, अगर कोई भी पार्टनर्स को कोई भी लॉस हो जाता है तो उन्हें है ना अपने पर्सनल असेट, अपने घर बार वगैरह को बेच के उस लॉस को चुकाना पड़ेगा। चलिए बच्चों, ये आज का ये वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।